आज अपन बात करने वाले हैं राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम के बारे में। राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम अपने सिलेबस की 4th यूनिट राजनीतिक तुलनात्मक विश्लेषण में दिया गया है। राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम की अपन बात करें तो इसका तात्पर्य है कि राजनीति अर्थशास्त्र को किस तरीके से प्रभावित करती है या अर्थशास्त्र राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करता है। दूसरा, सिद्धांत का मतलब होता है कि क्या समस्याएं हैं अर्थशास्त्र में जिसको राजनीति द्वारा दूर किया जा सकता है, कौन सी समस्याएं हैं राजनीति में जिसे अर्थशास्त्र के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए राजनीति किस तरीके से कार्य कर सकती है, ये इस सिद्धांत में बताया गया है। इस सिद्धांत को 2 पार्टों में विभाजित किया जा सकता है। सिद्धांत को 2 पार्टों में विभाजित किया जा सकता है। सेकंड, एक तो अपन इसमें पढ़ेंगे चिर सम्मत या परंपरागत, बोल दीजिए चिर सम्मत राजनीतिक अर्थशास्त्र। दूसरा, आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्र। चिर सम्मत राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे यानी क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें अपन पढ़ेंगे एडम स्मिथ के सिद्धांत के बारे में। एडम स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रिकार्डो माल्थस, 3 इकोनॉमिस्ट हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्र की अपन बात करें तो इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होगा उदारवादी विश्लेषण, उदारवादी विश्लेषण लिबरल एनालिसिस। दूसरा, मार्क्स के बिना अधूरा है सब कुछ, तो मार्क्सवादी विश्लेषण। उदारवादी विश्लेषण की अपन बात करें तो इसमें विचारक आएंगे एंथनी डाउन्स। बहुत सारे हैं उदारवादियों में, क्योंकि उदारवाद और पूंजीवाद आपस में जुड़ा हुआ है, तो तोड़ मरोड़ करके उदारवादी इसमें समर्थन करेंगे ही पूंजीवाद का। तो उनका जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र का, जो और युग भी आर्थिक युग है, तो नए नए विचारक इसमें बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो विचारक हैं उनमें है एंथनी डाउन्स। एक आएगा इसमें जे बुकानिन, जे बुकानिन और लिंडब्लॉम, एक विचारक आएगा लिंडब्लॉम, चार्ल्स लिंडब्लॉम। मार्क्सवादी विश्लेषण की अपन बात करें तो मार्क्सवादी विश्लेषण में एक तो खुद मार्क्स से आ जाएंगे, एंजल्स इसका मित्र, इसने भी पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बहुत बात की है। मार्क्स की 2 बुक्स का ही नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है। और एक इसमें आ जाएगा ग्रामसी का विचार। ग्रामसी जो नव मार्क्सवादी विचारक है, जिसने प्राधान्य का सिद्धांत दिया, हेजेमनी का सिद्धांत दिया, उसको पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। फिलहाल अपन स्टार्ट करेंगे चिर सम्मत राजनीतिक अर्थशास्त्र से, और इसमें आज जो अपन टॉपिक लेंगे वो लेंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो अपन अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक है, इंपॉर्टेंट थिंकर है, इसके बारे में अपन देखेंगे।
राजनीतिक अर्थशास्त्र में चिर सम्मत राजनीतिक अर्थशास्त्र में अपन पढ़ने जा रहे हैं पहले एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ के बारे में अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम अपने को पता होना चाहिए। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम पता होना चाहिए। फिर एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के संबंध में एक नागरिक समाज की अवधारणा को प्रकट करता है। उस नागरिक समाज की क्या विशेषताएं हैं, कैसा वह नागरिक समाज है, इस नागरिक समाज की 4 विशेषताएं बताता है जिनको अपन देखेंगे। फिर एडम स्मिथ नागरिक समाज की 4 विशेषताएं बताएगा। उसके बाद में इसमें अपन देखेंगे एडम स्मिथ है कि वाणिज्य और स्वतंत्रता में अंतर संबंध स्थापित करने की बात कहता है। तो किस तरीके से ये वाणिज्य और स्वतंत्रता में अंतर संबंध बताता है उसके बारे में अपन ब्रीफली चर्चा करेंगे। यह वाणिज्य करने की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता बोलता है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है स्मिथ के अकॉर्डिंग, उस पर अपन चर्चा करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये अहस्तक्षेप की नीति की बात करता है। अहस्तक्षेप की नीति चूंकि एक उदारवादी विचारक है और उदारवाद के मूल में व्यक्ति है, राज्य साधन है उदारवाद के अनुसार और व्यक्ति साध्य है। व्यक्ति उदारवाद के मूल में है और एडम स्मिथ भी एक उदारवादी विचारक है, इसलिए व्यक्ति इसके मूल में है। राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, यही अहस्तक्षेप की नीति है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति में विवेक है, उसमें स्वनियमन की क्षमता है, सेल्फ रेगुलेटिंग करने की क्षमता है उसके अंदर। वह जानता है कि मेरे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, यानी स्वहित को जानता है। यही है अहस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत। एक वह अदृश्य हाथ का सिद्धांत देता है। वह जो अदृश्य हाथ, जब व्यक्ति स्वहित करता है तो जाने अनजाने में वह पूरे समाज का हित कर देता है। किस तरीके से करता है, कैसे समझाने का प्रयास करता है एडम स्मिथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इतने पॉइंट अपने पास में होंगे एडम स्मिथ के, तब एडम स्मिथ क्लियर होएगा। 6 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं यहाँ पर मोटे तौर पर, जिन पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें, पुस्तक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एडम स्मिथ की बुक का यदि अपन बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ की बुक है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक इन्होंने जारी की थी 1776 में। ये जो अपने 6 पॉइंट लिखे हैं, ये सारे सिद्धांत इन्होंने अपनी इसी बुक में दिए हैं। एग्जाम में इस बुक का नाम शॉर्ट में भी लिखा हुआ आता है वेल्थ ऑफ नेशंस। ऐसे कैसे लिखा हुआ आता है? वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? एडम स्मिथ की बुक है। इसमें नागरिक समाज की बात करता है। एक ऐसा नागरिक समाज होगा, देखिए इस दौर में जैसे कि जब भी मैं आपको सिद्धांतों के बारे में समझाने का प्रयास करता हूं, उस टाइम पे मैं वर्ल्ड सिनेरियो उस टाइम पे क्या था, उस परिस्थिति का वर्ल्ड सिनेरियो क्या था, उसके बारे में मैं बताता हूं, क्योंकि सिद्धांत जो निरूपित होते हैं ये उस समय के जो समस्याएं हैं उन्हीं से निरूपित होते हैं। 1776 का दौर है, यानी 18वीं सदी की बात की जा रही है। 18वीं सदी बहुत ही निर्णायक थी औद्योगिक विकास के अंतर्गत, क्योंकि इस समय औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो चुका था। ये कह सकते हैं अपन
हालांकि औद्योगिक क्रांति के पहले एक फेज आया था वाणिज्यवाद, जिसकी बात यहाँ पर की गई है। वाणिज्यवाद या वणिकवाद बोलते हैं इसको। इसमें क्या था कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करने की बात की गई थी, कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग खुलकर के काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस समय निरंकुश शासन की सत्ताएं स्थापित थी। तो जब निरंकुश शासन की सत्ताएं स्थापित थी, चर्च के कुछ इतने कठोर नियम थे कि कोई व्यापारी यानी सूद पर पैसे, ब्याज पर, इंटरेस्ट पर पैसे का लेन देन बैन किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में व्यापार करना, बिना कर्जे के, बिना लोन लिए व्यापार करना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ऐसे नागरिक समाज की कल्पना करता है, एक ऐसे नागरिक समाज की स्थापना करने की बात करता है एडम स्मिथ, जिस नागरिक समाज में ये लोग होंगे कुछ, और यहाँ पर ये व्यापारी वर्ग होगा, ये व्यापारी वर्ग होगा। यहीं पर एक शासक होगा, 3 भागों में बांट दिया। यहीं पर एक शासक होगा, ये वर्ग, ये शासक है, ये व्यापारी है, और ये है नागरिक। नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार तब हो पाएगा जब व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। व्यापार बढ़ाएंगे तो इन लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि व्यापारी खुलकर के कार्य नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो शासक है इन्होंने व्यापारियों को स्वतंत्रता नहीं दी है। इन्होंने नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी है कि किसी नागरिक में यदि जैसे पैसा उसके पास में नहीं है लेकिन उसमें माइंड है, दिमाग है, उसका IQ EI बहुत ही अच्छा है, तो वह बिजनेस कर सकता है। लेकिन चूंकि उसको पैसा चाहिए, पैसा वह लोन पर ले सकता है, और लोन लेना चर्च ने बैन कर रखा है। तो एक ऐसे नागरिक समाज की कल्पना करता है एडम स्मिथ। इस नागरिक समाज की 4 विशेषताएं होंगी, बुक का नाम लिख लीजिएगा आप। इस नागरिक समाज की 4 विशेषताएं होंगी। कौन कौन सी हैं ये 4 विशेषताएं, देखिए। सबसे पहले, व्यापार वाणिज्य को राज्य से या राजनीति से पृथक किया जाए, यानी राज्य का, शासक का या राज्य का वाणिज्य व्यापार पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा। राज्य यदि कोई नियम बनाएगा भी तो व्यापारियों के अनुकूल नियम बना सकता है, लेकिन व्यापारियों के विरोध में कोई नियम न बनाए। यानी राज्य राजनीति को पृथक किया जाए, अर्थशास्त्र से अलग किया जाए। दूसरा, यह मानना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति में सेल्फ रेगुलेटिंग का क्षमता है, वह स्वयं नियमन कर सकता है, वह अपने लिए नियम खुद तय कर सकता है। फिर ये कहता है कि जब स्वयं नियमन करेगा, व्यापार करेगा, तो अधिकतम हित लाभ की प्राप्ति करेगा। इस व्यक्ति में इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है कि वह व्यापार वाणिज्य को आगे ले जा सकता है, यानी इसमें सामर्थ्यता है। ऐसी कुछ कल्पना करता है, ऐसे सिद्धांत निरूपित करता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और ऐसे नागरिक समाज की बात करता है जिसकी 4 विशेषताएं होंगी। स्वनियमन की बात करेगा, राज्य पृथक रहेगा अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था में राजनीतिक क्षेत्र से पृथक रखा जाएगा। स्वनियमन की बात आ गई। फिर तीसरा पॉइंट जो अपन बात कर रहे हैं, ये अधिकतम हित लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। जो भी व्यापारी वर्ग होगा ये अधिकतम हित लाभ प्राप्त करने का कार्य करेगा, और जब वह केवल अपना अधिकतम हित लाभ करेगा, स्वहित करेगा, तो जब व्यक्ति अपना हित करता है तो वह समाज का भी हित कर रहा होता है। इसको अपन समझेंगे क्लियरली अदृश्य हाथ में। जब व्यक्ति स्वयं का हित कर रहा है तो बस जाने अनजाने में समाज का भी हित कर देता है, ऐसा मानना है एडम स्मिथ का। फिर अंतिम पॉइंट है सामर्थ्य।
तो ये सामर्थ्य है, व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र है, और ये तब हो पाएगा जब राज्य से व्यक्ति स्वाधीन होगा, स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा, जो ऊपर पढ़ेंगे हस्तक्षेप की नीति में और क्लियरली। तो ये 4 विशेषताएं बताता है। अगले पॉइंट में अपन देखते हैं वाणिज्य स्वतंत्रता में अंतर संबंध किस तरीके से बताता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एडम स्मिथ का मानना है कि वाणिज्य में और स्वतंत्रता में अंतर संबंध पाया जाता है। यदि व्यक्ति को यहां पर राज्य के द्वारा, शासक के द्वारा स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो व्यापार वाणिज्य ग्रोथ करेगा, और जब व्यापार वाणिज्य ग्रोथ करेगा तो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सक्रिय रहेगा, ज्यादा सचेत हो जाएगा, और वह स्वतंत्रता, उसे ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होगी। एक अपने देखा है, सुना भी है कि किसी को इतना नहीं, यानी कोई दास रहता था तो उसे दास से रखा जाता था। राजा शासक जो होते थे, ज्यादातर राजा महाराजा कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि जो दास है उनमें दिमाग आए, वो पढ़ लिख जाए, क्योंकि यदि वो पढ़ लिख जाएंगे तो वो गुलामी नहीं करेंगे, यानी उनको अपनी स्वतंत्रता का आभास हो जाएगा। और वो गुलामी क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास में आर्थिक समस्या थी, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। तो यहाँ पर एडम स्मिथ का मानना है कि जब वाणिज्य बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, अदृश्य हाथ के कारण जब व्यक्ति खुद का हित करेगा तो जाने अनजाने में दूसरों का भी हित कर देगा, पूरा समाज का हित कर देगा। जब समाज में आर्थिक संतृप्ति आ जाएगी, जब समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, तो अपनी स्वतंत्रता के प्रति भी सचेत हो जाएगा, ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो वाणिज्य और के कारण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और स्वतंत्रता के कारण व्यापार वाणिज्य ज्यादा ग्रोथ करता है, ऐसा मानना है एडम स्मिथ का। और अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है कि जब व्यापार वाणिज्य का विस्तार होता है तो संपत्ति जो होगी, ये संपदा तरल फॉर्म में बदल जाती है। जब लोगों के पास में, यानी मुद्रा विनिमय की जगह पे वस्तु विनिमय चला करता था, मुद्रा विनिमय का दौर नहीं आया था, उस दौर में व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपनी जमीन को मानता था, या उसके पास में जो कुछ पशुपालन की चीजें और पशुपालन के लिए जो पशु होते थे वो उसकी संपदा होते थे। ये आते हैं अचल संपत्ति में, जो चल नहीं सकते हैं। संपत्ति वहां की वहां है, जिसने जहां पे जमीन खरीदा है उसकी जमीन कभी चल करके दूसरी जगह नहीं जाएगी, ये अचल संपत्ति है। लेकिन जब व्यापार वाणिज्य ग्रोथ करता है तो संपदा तरल रूप में प्राप्त हो जाती है। जब वह तरल रूप में बदल जाएगी तो वह चल संपत्ति बन जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जाना आसान हो पाता है। जब संपदा लिक्विड फॉर्म में आ गई, यानी मुद्रा के फॉर्म में आ गई, तो सौदागरों के लिए सौदा करना ज्यादा आसान होता है। एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया जा सकता है। तो इससे जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, एक देश से दूसरे देश के संपर्क में आते हैं, तो राजनीतिक नसंस तंत्र की समाप्ति हो जाएगी। आपने देखा होगा उत्तरी कोरिया में जहां का शासक है किम जोंग, उनके देश में आज भी बहुत गरीबी है, भुखमरी है। वहां के लोग राजा को ईश्वर का अवतार मानते हैं, उसके आदेशों की पालना करते हैं। वहाँ पे राजनीतिक नसंस तंत्र है, उसकी समाप्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पर व्यापार वाणिज्य नहीं बन पा है। एडम स्मिथ की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाए, इसलिए सिद्धांत दे रहा हूँ। जब अपन एडम स्मिथ को पढ़ेंगे, उदारवाद को पढ़ेंगे, तो अपन यह सोचकर पढ़ेंगे कि पूंजीवाद बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जब अपन मार्क्स को पढ़ेंगे, उत्तर आधुनिकतावाद को पढ़ेंगे, तो अपन ये सोच करके पढ़ेंगे कि पूंजीवाद बहुत ही खराब है। तब जाकर के अपने को इनकी थ्योरी समझ में आएगी, क्योंकि ये चीजें इनके मूल में है। उदारवाद पूंजीवाद से अलग नहीं हो सकता है, और मार्क्स और पूंजीवाद कभी एक नहीं हो सकते हैं। ये थ्योरीज अपने को बनानी पड़ेगी, ऐसे विचार बना करके अपने को चीजों को समझना होगा। तो राजनीतिक नसंस तंत्र की समाप्ति हो जाएगी, इससे राजनीतिक नसंस तंत्र की समाप्ति हो जाएगी तो स्वतंत्रता स्वयं ही बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये इसको समझाने का प्रयास करता है।
नेक्स्ट टॉपिक अपन बात कर रहे हैं इसमें, और इसको प्राकृतिक स्वतंत्रता मानता है। ये जो थ्योरी इसने बताई है इससे ये प्राकृतिक स्वतंत्रता मानता है। वाणिज्य व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता है एडम स्मिथ के अनुसार। आगे अपन बात करते हैं अदृश्य हाथ का सिद्धांत, ये क्या है। एक लाइन में अपन बात करें तो ये है, एडम स्मिथ स्वहित की बात करता है। स्वहित इसलिए बात करता है कि उदारवाद को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एडम स्मिथ उदारवादी विचारक है, तो उदारवाद के मूल को समझना पड़ेगा। उदारवाद ऐसी परिस्थितियों में आया था जब प्रबोधन युग चल रहा था, ज्ञानोदय युग चल रहा था, एनलाइटनमेंट का युग चल रहा था। उस दौर में उदारवाद आया था। जॉन लॉक ने सिद्धांत दिया था। जॉन लॉक उदारवाद का जनक था। उसने माना था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक अधिकार है। 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? जब उससे पूछा गया कि यदि स्वतंत्रता मिल जाएगी तो फिर व्यक्ति अहित करेगा, उसे बोलने की जब स्वतंत्रता दी जाएगी तो वह कुछ भी बोलेगा, तब ये कहा गया कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जाए, लेकिन व्यक्ति ये जानता है कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि व्यक्ति में विवेक है। तो ये जो मौलिक बातें हैं उदारवाद की, कि व्यक्ति इसके मूल में है, उदारवाद के मूल में है व्यक्ति, यानी व्यक्ति पहले है उदारवाद के लिए और राज्य उसके बाद में है। यानी राज्य यहाँ पर साधन है और व्यक्ति साध्य है, जिसका निर्माण इसलिए किया गया है इस राज्य का कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सके। चूंकि एडम स्मिथ भी उदारवादी विचारक है, इसलिए ये यहाँ पर ये कहता है कि व्यक्ति को स्वनियमन का अधिकार होना चाहिए। स्वनियमन का अधिकार क्यों होना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति में विवेक है, वह जानता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जब व्यक्ति अपना हित करेगा तो समाज का हित स्वयं हो जाएगा। इसे वह अदृश्य हाथ कहता है। तो किस तरीके से होता है, इस थ्योरी को अपन समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, आपको इकोनॉमी में भी बहुत काम आएगा, और एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स का जनक है। और चूंकि सिद्धांत को मैंने पढ़ लिया है तो आप लोगों को ये समझना बनता है। जो मैं बताने जा रहा हूँ अदृश्य हाथ किस तरीके से काम करता है, ये समझिएगा। एडम स्मिथ कहता है कि अर्थव्यवस्था अपना संतुलन खुद बना लेती है इस आधार पर, किस आधार पर? मांग इज इक्वल टू आपूर्ति। कि मार्केट में जितनी मांग होगी उसके अनुसार सप्लाई हो जाए, और जितनी सप्लाई होती है उसके अनुसार डिमांड बनी रहे। जब ये कम ज़्यादा होती है तो क्या स्थिति होती है? तो एक साइकिल से वो समझाने का कोशिश करता है, चक्र बनाता है, इसे समझाता है कि व्यक्ति ने किसी चीज़ की मांग की, डिमांड बढ़ गई मार्केट में। जब डिमांड बढ़ जाए किस चीज़ की, ये पेन है, एक बार एक नोकिया का एग्जांपल देता हूँ। नोकिया 3310 करके एक मोबाइल आया था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, 2005, 6, 7 के आसपास चलता था। तो नोकिया 3310 करके एक मोबाइल आया था। इस मोबाइल को जब लॉन्च किया गया तो इसकी कीमत थी 3300 रुपये, लेकिन कुछ ही दिन में ये 4500 रुपये का हो गया था। कारण ये था इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई थी मार्केट में और सप्लाई थी कम। इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, इसलिए इसकी रेट बढ़ गई। तो इसको अपन बोल सकते हैं इन्फ्लेशन, जिसे बोलते हैं अपन मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति हो गई। एक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड हो जाए कम, तो रेट क्या होंगी? गिर जाएंगी। जब रेट गिर जाती है तो इसको कहा जाता है अवस्थिति या आर्थिक मंदी। इन कीमतों का गिरना ही आर्थिक मंदी कहलाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, जब यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो रही थी, यानी 100 मोबाइल की जरूरत थी, वहाँ पे 80 मोबाइल ही आ रहे थे, 20 मोबाइल कम पड़ रहे थे। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने और इंडस्ट्री लगाई। जब इंडस्ट्री और लगाई तो लोगों को रोजगार की आवश्यकता पड़ी, लोगों को रोजगार मिला। तो इसलिए कहा जाता है कि महंगाई में
और बेरोजगारी में एक नकारात्मक संबंध होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, ऐसा समझाता है एडम स्मिथ। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से कंपनी ने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। जब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पर सप्लाई कंप्लीट होने लगी। जब इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, लोगों को रोजगार मिला, लोगों के हाथ में फिर पैसा आया, और जब लोगों के हाथ में पैसा आया तो लोगों ने फिर डिमांड की। जब फिर डिमांड की तो वापस नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, नया इन्वेस्टमेंट किया तो नए लोगों को रोजगार मिला, जैसे ही रोजगार मिला उन लोगों के पास में फिर पैसा आया, उन्होंने फिर डिमांड की। इस तरीके से क्या हो रहा है, व्यक्ति अपना हित कर रहा है, वह खुद का बिजनेस जनरेट कर रहा है, खुद का बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति, ये नोकिया कंपनी है, ये एक व्यक्ति है, एक संस्था है, ये व्यक्ति और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन जाने अनजाने में पूरे समाज का हित कर रहा है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी यदि बंद हो जाती है तो लाखों लोगों का रोजगार चला जाता है। एक व्यक्ति ने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है, उसे पता भी नहीं है कि वह किस तरीके से अदृश्य हाथ बना हुआ है। ये देता है एडम स्मिथ। जैसे स्कूल, कोचिंग क्लासेज, हजारों कितने ही लोगों को नौकरियां दे रहे होते हैं, कितना ही जीडीपी में उनका योगदान होता है। एक स्कूल के पीछे वहाँ पर चाय वाले को रोजगार मिल रहा होता है, बुक वाले को रोजगार मिल रहा होता है, फोटोस्टेट वाले को रोजगार मिल रहा होता है, कंप्यूटर वाले को रोजगार मिल रहा होता है, बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिल रहा होता है। यह है अदृश्य हाथ का सिद्धांत। एक सिद्धांत बच गया इसका, हस्तक्षेप की नीति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ भी गए होंगे आप उदारवाद के साथ साथ में से भी। हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति के तहत ये कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए राज्य को। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति में विवेक है। ये विवेक शब्द की जगह पे वर्ड यूज में लेता है कि व्यक्ति में स्वनियमन करने की क्षमता है, वह स्वनियमन कर पा रहा है, इसलिए राज्य को उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह है हस्तक्षेप की नीति की बात करता है। यह राज्य के 3 कार्य बताता है। कौन कौन से? हस्तक्षेप की नीति के तहत यह कहता है कि व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को केवल 3 ही कार्य करना चाहिए। तो राज्य के 3 कार्य बताता है। कौन कौन से हैं? पहला है सुरक्षा, सिक्योरिटी, दूसरा है न्याय, जस्टिस, और तीसरा है पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति निर्माण। सार्वजनिक नीति निर्माण, यहां पर एडम स्मिथ ब्रिटेन का था। औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई? ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। इसलिए औद्योगिक क्रांति के लिए या उद्योगों के लिए पहली बार जो भी सिद्धांत आए, चाहे वो उदारवाद का सिद्धांत ले लीजिए, आप मार्क्सवाद को ले लीजिए या एडम स्मिथ को ले लीजिए, ये सब ब्रिटेन की थ्योरी पर ही निरूपित किए गए सिद्धांत हैं। एडम स्मिथ भी ब्रिटेन से था, उदारवादी था, तो इसने भी हस्तक्षेप की नीति की बात की। और अब ब्रिटेन का जो औद्योगिक मॉडल था वो पूर्ण रूप से पूंजीवादी मॉडल था, यानी कंप्लीटली वह निजी क्षेत्र में ही इस सिद्धांत को अपनाया भी गया। और ब्रिटेन ने जो भी उद्योगों का विकास किया वो पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र में किया, यहाँ तक कि वहां पर आधारभूत ढांचों का निर्माण भी जो किया गया, सड़क, पानी, बिजली, ऊर्जा, इनकी जो भी व्यवस्थाएं की गई, जो पतन बनाए गए, जहाजरानी का विकास किया गया, वो सब निजी क्षेत्र में किया गया था। उसका एक कारण एडम स्मिथ का सिद्धांत ही था। ये एडम स्मिथ टॉपिक कंप्लीट होता है अपना 2 इसमें और एक वीडियो बनेगा, वो बनेगा रिकॉर्डो और माल्थस की थ्योरी के ऊपर। फिर अपन आधुनिक जो राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़े हैं, इस पे अलग अलग एक उदारवाद पे और एक मार्क्सिज्म पे अलग वीडियो बनेंगे। मार्क्सिज्म के वीडियोस को देखने के लिए जो मार्क्सवाद पर मैंने वीडियो बनाया है वो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स की जो थ्योरी है वो कंप्लीटली, या तो आपको मार्क्स की थ्योरी आनी चाहिए, मार्क्स कंप्लीटली, क्योंकि उसके मूल में जो चीजें हैं वो ही यहाँ पर प्रकट हो रही हैं। बहुत सारी बुक का नाम
जो दिया मार्क्स ने वो लास्ट में पॉलिटिकल इकोनॉमी ही लिखा है उस अपनी बुक्स का नाम। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन। ये अपना राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम के ऊपर एडम स्मिथ के सिद्धांत पर डिस्कशन था। थैंक्स।